गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स, औद्योगिक बस्तियों का वर्गीकरण। पर इसको पढ़ाने से पहले मैं लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा, जो डिस्कस किया, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि लास्ट क्लास में हमने संस्था स्तर पर किस प्रकार से लघु उद्योगों को सहायता प्रदान की जाती है, इसके बारे में हमने देखा कि कौन कौन से संस्थाएं हैं जो हमें किन किन चीज़ों के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या वो किस स्तर तक हमारी सहायता कर सकते हैं। औद्योगिक हर जिले में जिला उद्योग केंद्र होता है जो उस जिले में उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। उसी प्रकार से औद्योगिक बस्तियां, इंडस्ट्रियल स्टेट्स के बारे में हमने देखा कि वो क्या होती हैं, उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और क्या उसकी विशेषताएं हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स, औद्योगिक बस्तियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला है सामान्य औद्योगिक बस्तियां। सामान्य औद्योगिक बस्तियां, जिन्हें हम पारंपरिक औद्योगिक बस्तियां भी कहा जाता है, यह विभिन्न प्रकार व आकार के उद्योगों को आश्रय देती हैं। मतलब ये एक ट्रेडिशनली इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट कैपेसिटी के जो उद्योग होते हैं वो सभी वहाँ पर स्थापित होते हैं। मतलब वहाँ पे हर तरह के उद्योग आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है विशिष्ट औद्योगिक बस्तियां, स्पेशल या स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल स्टेट्स। यह विशिष्ट प्रकार के औद्योगिक समूहों के लिए बनाई जाती है, अर्थात तकनीकी योग्यता प्राप्त उद्यमी, शिल्पी, हस्तकार इत्यादि यहाँ पर उद्योग लगाते हैं। तीसरा है अनुषंगी औद्योगिक बस्तियां। इन बस्तियों में केवल वे उद्योग ही स्थापित होते हैं जो किसी वृहद उद्योग के लिए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करते हैं। मतलब उसके बोलना चाहिए, मतलब कंपोजिशन इंडस्ट्रियल स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं मारुति कार का एक उद्योग लगाया हूं तो मारुति कार हर चीज को नहीं बनाती है। मारुति कार के सीट कोई और बनाता है, उसके एसी को कोई और बनाता है, उसके जो भी टायर हैं वो कोई और बनाता है। तो मतलब ये जो सभी आपस में चीजें आकर वहां पर क्या होती हैं, कंपोजिट होती हैं। तो इन बस्तियों में केवल वो उद्योग ही स्थापित होते हैं जो किसी वृहद उद्योग के लिए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करते हैं। चौथा है कार्यात्मक औद्योगिक बस्तियां। ऐसी बस्तियों में एक ही प्रकार के उत्पाद का निर्माण करने वाले उद्योग स्थापित किए जाते हैं। कार्यात्मक औद्योगिक बस्तियों में जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ एक ही तरह के उद्योग या जो प्रोडक्शन है उसका निर्माण होता है। जैसे अगर मैं कोई डिटर्जेंट शॉप का उद्योग लगाया हूँ तो उस इंडस्ट्रियल स्टेट्स में हर तरह के मतलब सोप और डिटर्जेंट पाउडर का ही प्रोडक्शन हो रहा होगा। भले वो डिफरेंट कंपनीज होंगी लेकिन वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो एक ही चीज़ का हो रहा है। पांचवा है फ्लैट स्थित कारखाना बस्तियाँ। ये औद्योगिक बस्तियाँ बहुमंजिला भवनों में बड़े बड़े शहरों में निर्मित की जाती हैं। ये ऐसे उद्योग को आश्रय देती हैं जो साधारण मशीन या टूल से हल्के वजन की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है कार्यशाला औद्योगिक बस्तियां। ऐसी बस्तियां सामान्यतः मरम्मत का कार्य करने वाली बहुत छोटी इकाइयों के लिए निर्मित की जाती है। जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स में कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई कारपेंटरी का कार्य कर रहा है, कोई सैनिटाइजर, मतलब इस प्रकार से जहाँ पे वर्कशॉप टाइप के बने होते हैं वो सारे उस जगह पर कार्यशाला औद्योगिक बस्तियां कहलाती हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स का। पहला है सामान्य औद्योगिक बस्तियां, दूसरा है विशिष्ट औद्योगिक बस्तियां, तीसरा है अनुषंगीय औद्योगिक बस्तियां, चौथा है कार्यात्मक औद्योगिक बस्तियां, पांचवा है फ्लैट स्थित कारखाना बस्तियां और छठवां है कार्यशाला औद्योगिक बस्तियां। तो 6 प्रकार के हमारे जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, औद्योगिक बस्तियां, उन्हें 6 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स।
किसी भी औद्योगिक बस्तियों के क्या लाभ हैं? तो पहला, पैमाने की बचत होती है। दूसरा, पूंजी की बचत होती है। तीसरा, अल्प निवेश लगता है। चौथा, कम जोखिम होता है। पांचवा, श्रम एवं समय की बचत होती है। छठवां, एक ही रुचि का समुदाय होता है। सातवां, संतुलित क्षेत्रीय विकास होता है। आठवां, नए उद्यमियों के लिए रोपणी। और नौवां, बेहतर श्रम विभाजन होता है। तो ये सभी लाभ होते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए। क्लियर है? अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज, रियायतें एवं अनुदान। तो रियायत से आप सभी सुनते हो कि जो सब्सिडी मिली है, अनुदान, इंसेंटिव्स जो है। तो रियायत एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत छूट, अनुदान तथा अधिदान आदि आते हैं। मतलब रियायत के ही अंतर्गत आपके जो भी छूट है, ऑफर में जो आपको छूट मिलता है, अनुदान जो मिलता है या जो अधिदान होते हैं, वो सभी रियायत के ही अंतर्गत आते हैं। अनुदान से तात्पर्य एक लमसम मिली जुली धनराशि से है जो कि सरकार द्वारा किसी उद्योग को प्रदान की जाती है या उन उद्योगों को दी जाती है जिन्हें राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझा जाता है। अधिदान, जिसे हम बाउंटीज कहते हैं, इससे तात्पर्य है बोनस अथवा वित्तीय सहायता से जो कि सरकार द्वारा किसी उद्योग को अपने या विदेशी बाजार में कंपटीशन करने में सक्षम बनाने हेतु दिया जाता है। अधिदान का लाभ किसी उद्योग विशेष को दिया जाता है जबकि अनुदान राष्ट्रहित में दिया जाता है। यहाँ पे अधिदान और अनुदान दो डिफरेंट वर्ड हैं। अधिदान को हम बाउंटीज कहते हैं जबकि अनुदान जो होता है वो आपका सब्सिडीज कहलाता है। सब्सिडी सरकार राष्ट्र हित के लिए लोगों को देती है जबकि बाउंटीज में सरकार उद्योगों को विदेशी बाजारों में कंपटीशन करने में सक्षम बनाने हेतु दिया जाता है। इसका लाभ किसी उद्योग विशेष को ही दिया जाता है। तो रियायतों एवं अनुदान की जो आवश्यकता है वो निम्न कारणों से होती है। पहला, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए। दूसरा, आर्थिक रुकावटों का अंत करने के लिए। और तीसरा, प्रतियोगिता क्षमता के उन्नयन करने हेतु। मतलब जो एक बैलेंस्ड एरिया डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, जो भी आपके इकोनॉमिकल ऑब्स्ट्रैकल्स आ रहे हैं उनको खत्म करने के लिए। और तीसरा, कंपटीशन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रियायतें या अनुदान प्रदान की जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत सहायता। मतलब यहाँ पे जो संस्थागत सहायता है उसे हमने दो भागों में विभक्त किया है। पहला है आपका नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और दूसरा है आपका स्टेट लेवल पर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से हमें संस्थागत सहायता मिलती है उसके बारे में हम इस टॉपिक पे देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर नेशनल लेवल या राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत सहायता। तो सरकार ने उद्यमियों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की है। ये उद्यमियों को प्रशिक्षण देने, तकनीकी एवं अन्य सुविधाएं देने, व्यावसायिक परामर्श, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, गोष्ठियां, अनुसंधान आदि संबंधी कार्य करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख संगठन निम्न है। तो सरकार ने मतलब जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरप्रेनरशिप है, जो व्यावसायिक हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की है। ये बिजनेसमैन को, इंटरप्रेनर को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं, उनको टेक्निकल और अन्य फैसिलिटीज देने, उनको बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने, उद्यमिता के विकास, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम, उनके लिए सेमिनार, वर्कशॉप, रिसर्च वर्क आदि सभी कार्य करते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा जो स्थापित प्रमुख संगठन हैं जो संस्थागत सहायता प्रदान करते हैं वो निम्न है। पहला है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में सीडो कहते हैं। ये लघु उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार की नीतियां व कार्य यह लघु उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग मंत्रालय के तहत लघु उद्योग विकास संगठन, जिसे हम स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट सीडो कहते हैं, की स्थापना 1954 में की गई थी। यह संगठन राज्य सरकारों तथा लघु उद्योग विकास संबंधी
केंद्रीय व राज्य स्तर के विभिन्न संगठनों व संस्थाओं से निकट संपर्क रखता है। इस संगठन के जो मुख्य कार्य हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला, लघु उद्योगों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना। दूसरा, पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजनाएं लागू करना। तीसरा, केंद्रीय राज्य सरकार योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करना। चौथा, स्वदेशी तथा आयातित कच्चे माल की आवश्यकता की गणना करना तथा उनकी व्यवस्था करना। पांचवा, पूरे देश में औद्योगिक स्टेट तथा सहायक उद्योगों के विकास कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करना। तो ये मुख्य कार्य हैं किसके, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, लघु उद्योग विकास निगम के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके राष्ट्रीय स्तर पर लघु उद्योगों के उन्नयन के लिए कार्य करता है। दूसरा है स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, CC, जिसे हम बोलते हैं राज्य लघु उद्योग सेवा संस्थान। लघु उद्योग सेवा संस्थान, तो राज्य लघु उद्योग सेवा संस्थान एवं सहायता केंद्र देश के विभिन्न भागों में कार्यरत है। यह संस्थाएं छोटे उद्यमियों को छोटे उद्यमियों को अथवा लघु उद्योगों को औद्योगिक विस्तार में यथासंभव सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट है, जिसे हम शॉर्ट में CC कहते हैं, ये लघु उद्योग सेवा संस्थान एवं सहायता केंद्र देश के विभिन्न भागों में कार्यरत है। जो देश में जो भी लघु उद्योग है, जो उनका संचालन कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनकी सहायता करता है। यह संस्थान छोटे उद्यमियों को अथवा लघु उद्योगों को औद्योगिक विस्तार में यथासंभव सहायता करते हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान से उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं व सेवाएं प्राप्त होती हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा उद्योगों हेतु निम्न सेवाएं हैं, जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण एवं आर्थिक जानकारियों की आपूर्ति करना। दूसरा, उद्यमी विकास कार्यक्रम के आयोजन की सुविधा प्रदान करना। सहायक उद्योगों के विकास में सहायक, ग्रामीण उद्योग विकास कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करना। वर्कशॉप एवं प्रयोगशाला की सुविधाएं भी देना। दूसरा है राज्य लघु उद्योग निगम, SSIC। अधिकांश राज्यों में लघु उद्योग निगमों की स्थापना की गई है, जो कि व्यापारिक संस्थान के रूप में कई वाणिज्यिक कार्य करते हैं। लघु उद्योग निगम की प्रबंध व्यवस्था निर्देशक मंडल द्वारा की जाती है। यह निगम लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए कई व्यावसायिक एवं कल्याणकारी योजनाएं संचालित करता है। तीसरा है राज्य वित्त निगम, SFC। राज्य स्तर पर छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 1951 में राज्य वित्त निगम अधिनियम पारित किया गया। परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों को अपने राज्य में वित्त निगम स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। आज देश में 18 राज्य वित्त निगम कार्य कर रहे हैं। इन निगमों का प्रबंधन 12 सदस्यीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। चौथा है राज्य औद्योगिक विकास निगम। सन 1960 में देश के कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य औद्योगिक विकास निगम SIDC स्थापित किया। इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अथवा विशेष राज्य अधिनियमों के अधीन एक स्वतंत्र निगम के रूप में की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाना है तथा उद्यमिता आधार को विस्तृत करना है। वर्तमान में हमारे देश में 26 निगम कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर था सपोर्ट जो हम दे रहे हैं लघु उद्योगों के लिए, उसमें जो सबसे पहला था सीडो, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत जो थे वो थे स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, CC। दूसरा, राज्य लघु उद्योग निगम, SSIC। तीसरा, राज्य वित्त निगम, SFC। चौथा है राज्य औद्योगिक विकास विनियोग निगम। और पांचवा, ये चार थे, इनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है वो है कमर्शियल बैंक,
कमर्शियल बैंक जो होते हैं उन्हें हम व्यापारिक बैंक भी कहते हैं, जो जो व्यापार करने के लिए लोगों को आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक हैं वो व्यापारिक बैंकों से आशय उन बैंकों से है जिनकी स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई है और जो सभी साधारण बैंकिंग कार्य को संपन्न करते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि। ये सभी और भी जो आईडीबीआई हो गए, आईसीआईसीआई हो गए और भी जितने प्रकार के बैंक हैं, ये सभी सभी बैंकिंग कार्य को संपन्न करते हैं। व्यापारिक बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं से इस बात से भिन्न होते हैं, बैंक अपनी जमा के आधार पर साख मुद्रा का सृजन करते हैं, वहीं अन्य वित्तीय संस्थाएं यह कार्य नहीं करती है। व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य उद्योग एवं व्यापार के लिए अल्पकालीन ऋण देना होता है। चूंकि इन बैंकों के डिपॉजिट अल्पकालीन होते हैं, यह बैंक जनता की जमाओं को स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने के लिए धन हस्तांतरण, लॉकर की सुविधा आदि कार्य भी करते हैं। भारत में अधिकांशतः संयुक्त पूंजी बैंक व्यापारिक बैंक के ही उदाहरण हैं। व्यापारिक बैंकों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। तो जो कमर्शियल बैंक है, ये बैंक जो होते हैं व्यापारिक बैंक होते हैं, जो उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो हमारे देश में जितने भी प्रकार के बैंक है वो सभी व्यापारिक बैंकों के ही अंतर्गत आते हैं और ये उद्योगों को उनके उद्योग स्थापना के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। तो इन बैंकों को हम मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित करते हैं, पहला अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। दूसरा है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जिसे हम NSIC कहते हैं। ये है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा 1955 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को सरकारी खरीद के कार्यक्रम में भाग लेने में सहायता करना था। यह निगम अपने मार्केटिंग हेल्पिंग प्रोग्राम के अंतर्गत लघु उद्योगों के उत्पादों के लिए वृहद बाजार की व्यवस्था करता है। यह निगम स्वदेशी मार्केटिंग कार्यक्रम के अंतर्गत एक ही वस्तु का उत्पादन करने वाले लघु उद्योगों को एक सहायता संघ के रूप में संगठित करता है। तो यहाँ पे जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है या राष्ट्रीय लघु उद्योग जो निगम है, वह केंद्रीय सरकार द्वारा 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह लघु उद्योगों को सरकारी खरीद के कार्यक्रम में भाग लेने में सहायता करना। जैसे हमारे देश में बहुत सारे लघु उद्योग हैं, जैसे हस्तशिल्प जो आते हैं, ये सभी लघु उद्योग के अंतर्गत हैं, जिसमें कास्ट कारीगर हैं जो लकड़ी के सामान बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हैं जो लोहे के सामान बनाते हैं। बांस के भी बहुत सारे सामान बनते हैं। तो इन सभी को मार्केटिंग हेल्पिंग प्रोग्राम के तहत लघु उद्योगों के जो उत्पाद हैं उनको वृहद बाजार की व्यवस्था करता है। यह निगम स्वदेशी मार्केटिंग कार्यक्रम के अंतर्गत भी एक ही वस्तु का उत्पादन करने वाले लघु उद्योगों को एक सहायता संघ के रूप में संगठित करता है। इस निगम के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य निम्न है। पहला, किराया क्रम पद्धति के आधार पर लघु उद्योगों को मशीनें उपलब्ध कराना, मतलब लघु उद्योगों को उनके उद्योग को चलाने के लिए किराए पे मशीनों की उपलब्धता कराना। दूसरा, लघु उद्योगों के लिए मशीनों का विकास करना कि उनको किस प्रकार के मशीन चाहिए, उन मशीनों को डेवलप करना। लघु उद्योगों को आयात एवं निर्यात में सहायता प्रदान करना, तकनीकी परामर्श एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना, कर्मचारी एवं निरीक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। ये सारे कार्य नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के द्वारा किए जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने देखा कि नेशनल लेवल पे कौन कौन से संस्थाएं हैं जो उद्योगों के सफल संचालन के लिए सहायता प्रदान करते हैं, व्यापारिक बैंक क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आज की क्लास में देखा। होप सो आज की क्लास में आपको जो भी बातें मैंने बताई, जो चर्चा की, वो समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम और भी देखेंगे कि राज्य स्तर पर किस प्रकार से संस्थागत सहायता प्रदान किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।